कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी आश्रम में बैठा कुछ बच्चों को कहानी सुना रहा है और हम फ्लैशबैक के जरिए उस कहानी को देखते हैं। फ्रांस के एक गांव में एक लड़का जिसका नाम रेमी होता है, वो अपने छोटे से मकान में अपनी माँ मिसिस बारबरीन के साथ रहता है। इसका बाप जेरोम पेरिस में काम करता है, जो काफी सालों से घर पर वापस नहीं आया होता। इसके पास रोजत नाम की एक गाय होती है। इनका गुजारा ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन एक आदमी आकर बताता है कि इसके पिता से कोई नुकसान हो गया है, जिसकी भरपाई के लिए उसके मालिकों ने इन पर मुकदमा दायर कर दिया है। इस मुकदमे को लड़ने के लिए मिसिस बारबरीन अपनी सारी जमा पूंजी गा देती है, लेकिन पैसे फिर भी कम पड़ते हैं, तो इन्हें रेमी की गाय को बेचना पड़ता है। इसी गाय से इनके घर का गुजारा चल रहा था, लेकिन इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसकी गाय इसकी पड़ोसी ने ही खरीदी होती है, जो इसे बहुत मारता पीटता है। मी अपनी गाय से बहुत प्यार करता था और रात को वो चोरी चुपके इस गाय से मिलने जाता है, और अपनी गाय को तकलीफ में देखकर वो भी दुखी हो जाता है और इससे लिपट कर गुनगुनाने लगता है। तभी एक आदमी से घूर कर देखने लगता है और रेमी डर कर वहाँ से भाग जाता है। जब वो अपने घर वापस जाता है तो देखता है इसका बाप जेरोम पेरिस से वापस आ चुका है। जेरोम के पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती और घर में जो कुछ था वो मुकदमा लड़ने में चला गया था। रेमी को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उल्टा वो मिसेस बारबरीन से कहता है कि तुमने इस लड़के को अभी तक क्यों रखा है। रेमी अपने बाप को इतने गुस्से में देखकर सहम जाता है। जेरोम रेमी को अनाथालय भेजने की बात करता है और मिसेस बारबरीन इससे झगड़ने लगती है। इन दोनों के झगड़े से हमें पता चलता है कि रेमी इनका बच्चा नहीं। मिसेस बारबरीन रेमी के पास आती है और उसे बताती है कि आज से साल पहले जब जेरोम अपने काम पे जा रहा था, उसे चर्च के दरवाजे के बाहर एक बच्चा दिखाई दिया। इस बच्चे ने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे, तो जेरोम को लगा वो किसी अमीर माँ बाप का बच्चा। जब इसके असली माँ बाप मिल जाएंगे तो वो जेरोम को इनाम के तौर पर बड़ी रकम देंगे। फिर वो बच्चे को अपने घर ले आया और मिसेस बारबरीन को दे दिया। मिसेस बारबरीन ने इसका नाम रेमी रखा। मिसेस बारबरीन इसे वो कपड़े भी दिखाती है जिसमें लिपटा हुआ वो जेरोम को मिला था और कहती है कि तुम्हारी असली माँ इसे देखकर तुम्हें पहचान जाएगी। रेमी बहुत डरा हुआ था और वो अनाथालय नहीं जाना चाहता था। मिसेस बारबरीन उससे कहती है कि वो ऐसा नहीं होने देंगी, बल्कि वो जाकर मेयर से कुछ मदद मांगेंगी। बारबरीन की बात मानते हुए रेमी जेरोम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह वो जेरोम के साथ शहर के लिए निकल जाता है, लेकिन जेरोम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसने मिसेस बारबरीन से झूठ बोला था कि वो रेमी को मेयर के पास के जा रहा है, बल्कि वो अनाथालय लेकर जा रहा था। और जब इस बात का एहसास रेमी को होता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। जेरोम सभी लोगों को इसे पकड़ने को कहता है। रेमी भाग कर एक बार में चला जाता है। वहाँ एक तमाशे वाला बैठा होता है जो अपने जानवरों के साथ इधर उधर सर्कस दिखाता है और पैसे कमाता है। इसका नाम मास्टर विटालिस होता है। इसके साथ इसका कुत्ता गिप्पी और इसका बंदर लवली हार्ट होता है। मास्टर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इसे पालने के पैसे नहीं हैं। मास्टर रेमी से जेरोम को एक साल के लिए अपने पास रखने की बात कहता है, जिसके बदले में वो इसे कुछ पैसे भी देगा। जेरोम को पैसों की बहुत जरूरत होती है और वो फौरन ही बात मान जाता है। इस सौदे से रेमी की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं होती, लेकिन जेरोम रेमी को अपनी माँ से मिलने नहीं देता और मास्टर इसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वो पैदल ही काफी लंबा सफर तय करते हैं। मास्टर का रवैया जेरोम से काफी अच्छा होता है। एक दिन मास्टर रेमी को नए कपड़े और जूते लेकर देता है। जब रेमी उससे पूछता है कि वो इस पर इतना खर्चा क्यों कर रहा है, तो मास्टर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए काफी कीमती हो। तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है और तुम बहुत अच्छा गा सकते हो। गरीबी की वजह से रेमी स्कूल नहीं गया था। मास्टर इसे गाना गाना, किताब पढ़ना सिखाता है और जब इसे लिखना आ जाता है तो वो मिसेस बारबरीन को चिट्ठी लिखकर भेजता है। मास्टर के साथ रहकर रेमी बहुत सारी चीजें सीखता है। वो नई नई जगह को एक्सप्लोर करता है। फिर हम इन दोनों को शहर की गलियों में अपना तमाशा दिखाते हुए देखते हैं। लोग इनके तमाशे को खूब एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हम रेमी को रैप शो के ऊपर परफॉर्म करते देखते हैं। आज इस शॉप के मालिक का जन्मदिन होता है। इस लड़की से मिलता है जिसका नाम लीज होता है। लीज को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती और वो हमेशा व्हीलचेयर पर ही होती है। लीज को रेमी बहुत अच्छा लगता है और ये देखकर लीज की माँ काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि लीज को अपने साथ खेलने के लिए एक साथी मिल चुका है। इसके बाद हम मास्टर और रेमी को देखते हैं जो शहर में तमाशा दिखा रहे होते हैं। तब शहर की पुलिस मास्टर को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो बिना किसी परमिशन के जानवरों से तमाशा करवा रहा था, जो कि इनके कानून के खिलाफ होता है।
पुलिस के साथ इनका झगड़ा हो जाता है और गिप्पी एक पुलिस वाले को काट लेता है। पुलिस वाला मास्टर को पकड़ लेता है और वहाँ से भागकर लीज के पास चला जाता है। अदालत मास्टर को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाती है और जज कहता है कि मास्टर अपनी नकली पहचान बनाकर आया है और वो इसे इसके असली पहचान बताने के लिए कहता है, लेकिन मास्टर इन्हें कुछ भी नहीं बताता। उसे सजा के तौर पर जेल भेज दिया जाता है। रेमी मास्टर से पूछता है कि वो अपनी असली पहचान क्यों छुपा रहा है, तो मास्टर बताता है कि वो बहुत ज्यादा मालदार था और एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी था, जिसे अपनी कामयाबी और पैसों का बहुत ज्यादा घमंड था। फिर एक दिन उसके घर में आग लग गई और उसकी बीवी और बेटी उस आग में जलकर मर गए। लोगों को लगा कि मास्टर भी उस आग में जलकर मर गया, लेकिन वो किसी तरह से बच निकला था। इस हादसे के बाद इसका घमंड पूरी तरह से टूट गया और तब से ही वो अपनी पहचान छुपाकर इधर उधर गलियों में भटक रहा है और तमाशा दिखाकर अपना गुजारा कर रहा है। मास्टर जिस जेल में कैद था, वहाँ पर एक और कैदी होता है जो बीमार होता है। इस दौरान रेमी और लीज की दोस्ती गहरी होने लगती है। लीज की जिंदगी में रेमी की आने की वजह से इसके गम दूर हो गए थे और वो अपनी बीमारी को पूरी तरह से भूल चुकी थी। लीज को अपनी सारी कहानी बताता है और इसे वो कपड़े भी दिखाता है। मास्टर की सजा खत्म होने के बाद वो रेमी से मिलने आता है। रेमी दौड़कर इसके गले लग जाता है। फिर लीज की माँ मास्टर को खाने पर बुलाती है और बातों ही बातों में जिक्र करती है कि वो रेमी को अपने साथ रखना चाहती है और वो इसे अपनी बेटी के लिए पर्सनल बेटलर बनाकर रखना चाहेंगी। मास्टर को लगता है कि रेमी इस बात का फैसला खुद ही करना चाहिए, लेकिन रेमी को मास्टर के साथ दुनिया घूमना ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो मास्टर के साथ जाने का फैसला करता है और जाने से पहले वो लीज को दोबारा मिलने का वादा भी करता है। रेमी से जुदा होकर लीज को अच्छा नहीं लगता। मास्टर रेमी बहुत सारी जगह पर जाते हैं, अपना तमाशा दिखाते हैं और लोग इनको देखकर बहुत खुश होते हैं। और एक रात जब वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो मास्टर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो गिर जाता है। वहाँ कुछ इन पर हमला कर देते हैं और वो तीनों किसी तरह बच जाते हैं। और सुबह जब इनकी आँख खुलती है तो लवली हार्ट बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, तो मदद के लिए वो एक होटल में जाते हैं। वहाँ डॉक्टर हार्ट के पास ज्यादा समय नहीं और डॉक्टर मास्टर का चेकअप करते हैं तो वो कि मास्टर एक गमगीन बीमारी का शिकार हो चुका है और इसके पास ज्यादा समय नहीं। बीमारी से जेल में अपने एक साथी से लग गई थी, पर मास्टर इसके बारे में रेमी को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि मास्टर के पास अपने और अपने बंदर लवली हार्ट के इलाज के लिए पैसे नहीं होते और ना ही इसके पास होटल का किराया देने के लिए पैसे होते हैं। तो वो कुछ परफॉर्मेंस करने का फैसला करता है जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे। वो होटल के लोग भी अपनी परफॉर्मेंस का इंतजाम करवाता है और वायलिन बजाने लगता है। वो इतना अच्छा वायलिन बजाता है कि सभी इसे सुनकर बहुत खुश होते हैं और मास्टर के पास काफी पैसे भी इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो पैसे इकट्ठा कर रहा होता है तब इसके पास एक लड़की आती है जो एक संगीतकार होती है और वो मास्टर से कहती है कि इसने बचपन में मस्टेस ग्रेट बिलजानी की परफॉर्मेंस सुनी थी जो बहुत कमाल का वायलिन बजाते थे और आपने बिल्कुल वैसा ही वायलिन बजाया है। मास्टर को लगता है कि इसकी असली पहचान बाहर आ जाएंगी, तो वो इस लड़की से कहता है कि इसने मशहूर लोगों की कला को कॉपी किया है, वो बस एक मामूली सा कलाकार है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन को मास्टर की बातों से तसल्ली नहीं होती और वो इसकी परफॉर्मेंस से इतना इम्प्रेस होती है कि वो इसके लिए एक सोने का सिक्का छोड़कर चली जाती है। रेमी सोने का सिक्का देखकर बहुत खुश होता है और वह सोने के सिक्के को लवली हार्ट को दिखाने जाता है, लेकिन लवली हार्ट इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। मास्टर रेमी होटल से जाने की तैयारी करते हैं और जाने से पहले होटल का रिसेप्शनिस्ट चिट्ठी देता है जो रेमी के नाम लिखी होती है। वो चिट्ठी लीज की माँ ने लिखी होती है जिसमें लिखा होता है कि इसकी असली माँ का पता चल चुका है। ये कीमती कपड़े सिर्फ लंदन में ही मिलते थे, इसलिए लीज की माँ ने अपने दोस्तों को खत लिखकर रेमी की माँ को ढूंढने में मदद मांगी थी। बैरिस्टर जिसका नाम जेम्स मिलिगन होता है, इसका जवाब आया था जिसने कहा कि वो रेमी के माँ बाप को जानता है। फिर मास्टर और रेमी जेम्स मिलिगन से मिलने जाते हैं। जेम्स मिलिगन इन्हें बताता है कि ये डोसल फैमिली का बिछड़ा हुआ बच्चा है जिसे वो काफी समय से ढूंढ रहा है। इसके बाद रेमी अपने माँ बाप से ही भी मिलता है। रात को वो लोग खाने पर बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर डोसल फैमिली मास्टर को बताती है कि एक औरत ने इनसे बदला लेने के लिए रेमी को इनसे छीन कर लेकर चली गई थी। मास्टर को इनकी कहानी पर यकीन नहीं आता क्योंकि वो जेरोम ने उसे बताया था कि उसने एक आदमी को चर्च के पास देखा था, ना कि एक औरत को, जिस पर जेम्स मिलिगन बनाते हुए कहता है कि शायद वो इस औरत का साथी भी हो सकता है। फिर इसके बाद रेमी की माँ इसका कमरा दिखाती है जहाँ पर रेमी मास्टर से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बीमार हो और तुम्हें अपना इलाज करवा लो। फिर वो मास्टर को अलविदा कह देते हैं। वो लोग मास्टर को कुछ पैसे भी देते हैं क्योंकि इसने रेमी का ख्याल रखा था।
रेमी मास्टर से बिछड़कर बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। वो रोते रोते सो जाता है। रात को इसकी आंख पानी गिरने से खुलती है। वो देखता है कि छत से पानी टपक रहा है। वो बाहर जाकर देखता है तो अब बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। को चेक करने लगता है तो इसे थोड़ा अजीब सा लगता है। जब वो एक अलमारी को खोलता है तो इसके अंदर इंसान सोने के दांत होते हैं और जब दूसरा दरवाजा खोलता है तो इसके अंदर बेशकीमती घड़ियां होती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिसिस डोसल आ जाती है, जो रेमी को अजीब तरह की धमकियां देने लगती है। ये देखकर रेमी काफी ज्यादा डर जाता है और भागकर बाहर भागने लगता है। लेकिन दरवाजे पर इसे मिलीगन्स मिलता है। रेमी इससे कहता है कि डोसल फैमिली के पास है, वो इसका असली परिवार नहीं। लेकिन मिलीगन भी इनके साथ मिला हुआ होता है और इसके बाद वो रेमी को अंदर भेज देता है और यहाँ पर 2 आदमी भी तैनात कर देता है। इधर अंदर ये कपल बस रेमी को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाता है, रेमी को बचा लेता है। इसके बाद वो डोसल फैमिली को टॉर्चर करके इनसे सारी सच्चाई जानता है। वो लोग इसे बताते हैं कि जेम्स मिगन रेमी का चाचा है और रेमी की पिता की मौत हो चुकी है और रेमी उनका आखिरी संतान था। इसीलिए पूरी जायदाद को हथियाने के लिए आज से 10 साल पहले मिगन से इन्हें इस बच्चे को मारने के लिए बेचा था। लेकिन ये बच्चा इतना ज्यादा मासूम था कि ये लोग इसे मार नहीं पाए और इसने इसे चर्च के गेट के सामने छोड़ दिया था। मास्टर यहाँ पर इनसे रेमी की असली माँ का पता पूछता है। ये लोग उसे उसकी माँ का पता बता देते हैं। फिर मास्टर रेमी को लेकर इसकी माँ को ढूंढने के लिए चला जाता है। रास्ते में बहुत खतरनाक बर्फीला तूफान आया होता है। चारों तरफ बस बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई होती है। ये इनके सफर को बहुत मुश्किल बना रही थी। ये इतनी ज्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और जब उसे होश आता है तो मास्टर को वो उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। ये देखकर रेमी जोर जोर से रोने लगता है। इसकी रोने की आवाज सुनकर 2 पहरेदार इसके पास आते हैं और फिर जब रेमी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बिस्तर पर पाता है। इसके सामने एक औरत होती है जो कि इससे कहती है कि तुम्हारे साथ जो आदमी था वो एक बीमारी के चलते मर चुका है और हम तुम्हें यहाँ लेकर आए। देखते हैं कि वो औरत से मिलने के लिए ब्लिगन्स आया होता है और वो इस औरत को रेमी को यहाँ से निकालने का कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यही औरत रेमी की असली माँ है। जब नौकर रेमी के सामान को चेक करने लगते हैं तो इन्हें कागज का टुकड़ा मिलता है। नौकर ये सारा सामान रेमी की माँ को बताते हैं। ये देखकर रेमी की माँ समझ जाती है कि रेमी इसी का खोया हुआ बेटा है। रेमी के पास जाती है और इसे वो कागज का टुकड़ा दिखाती है जिसके अंदर एक म्यूजिक कंपोजिशन लिखा हुआ था। दरअसल जब रेमी छोटा था तो इसकी माँ से ये म्यूजिक सुनाया करती थी। इसी वजह से ये गाना रेमी के दिमाग में बस चुका था और जब भी रेमी मास्टर के साथ परफॉर्म करता तो यही गाना गाया करता था। ये दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों ने मास्टर का अच्छी से फ्यूनरल भी कर दिया है। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि रेमी ही है। इसने अपनी ही तरह अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोल रखा है और इसने बड़े होकर लीज से शादी भी कर ली है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।